हेलो एंड वेलकम बैक टू इजी परीक्षा। मेरा नाम ज्योत्सना है और पिछली वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपसे कहा था सेकेंड वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स के बारे में बात करेंगे, कमिटीज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ हाईलाइटेड डिबेट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्ट 1 देखा है और अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। इससे आपको इस नेक्स्ट लेक्चर को समझने में और आसानी होगी। ठीक है, सो वी आर स्टडिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा, हमने इसकी कुछ फंडामेंटल बातों पे डिस्कस किया था। ठीक है, संविधान सभा है ये, कैबिनेट मिशन प्लान से आती है और फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और कैबिनेट मिशन प्लान को स्क्रैप करते हैं और उसके बाद आता है अपना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो शुरुआत में मेंबर्स 389 मेंबर्स थे, राइट, इनडायरेक्टली इलेक्टेड 389 मेंबर्स, वो पार्टीशन के बाद और कम हो जाते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी, एक पाकिस्तान एक इंडिया, सो नंबर घट जाते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने लास्ट लेक्चर में जहां एंड किया था कि पहली मीटिंग कब हुई थी। पहली मीटिंग, फर्स्ट सिटिंग और मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली CA कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। मैंने आपको एक लाइन भी बताई थी विंस्टन चर्चिल की कि एक ऐसी शादी जिसमें दुल्हन भी गायब थी, और दुल्हन कौन थी यहाँ पे? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था। उनका जो डिमांड था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान के लिए अलग होनी चाहिए, तो वो हुई नहीं, तो उस वजह से उन्होंने पहली मीटिंग को बॉयकॉट किया था। ठीक है, अब पहली मीटिंग है 9 दिसंबर 1946। तो जो सबसे पहला जो स्टेप लिया जाता है वो ये होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन होंगे। तो उस वक्त तो प्रेसिडेंट हम असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या आज जैसे हम अपने लोकसभा के स्पीकर है ना और राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है। उस टाइम पे क्योंकि ये पहली मीटिंग थी तो औपचारिक तौर पर सबसे पहले वहाँ पे क्या किया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्यों? इलेक्शन नहीं, इसलिए क्योंकि वो सबसे सीनियर थे। तो पंडित नेहरू ने इंसिस्ट किया कि हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बना देते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ही वॉज द सीनियर मोस्ट, for the sake of it, okay, senior most leader or member. सो पहली मीटिंग में पंडित नेहरू इंसिस्ट करते हैं कि हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बना देते हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन का जो प्रोसेस है, अब इसी मीटिंग में इलेक्शन का प्रोसेस होगा और सेकेंड मीटिंग में इलेक्शन होगा और सेकेंड मीटिंग में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये क्वेश्चन भी था आपके इस साल प्रीलिम्स में, राइट, कौन सी मीटिंग में होते हैं। ठीक है, अब पहली मीटिंग में ये चीज़ हुई। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया, ये भी हम यहाँ लिख देते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड दिस, द ब्राइड बॉयकॉटेड दिस। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिनका फंडामेंटल रोल कह सकते हैं हम, वो हैं डॉक्टर BN राव। उम्मीद है आपने इनका नाम सुना होगा, डॉक्टर BN राव। ये कौन है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं।
ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सीनियर ज्यूरिस्ट हैं, ही इज अ ज्यूरिस्ट, और इसी वजह से इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया जाता है। और यहाँ एक बात ध्यान रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं, ये एडवाइज करेंगे, ठीक है, ये बेसिकली ड्राफ्ट तैयार करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है, और साथ में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं हैं, है ना, नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली, ठीक है, ये मेंबर नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हैं। अब इनका बेसिकली काम क्या था? सो डॉक्टर BN राव ने ड्राफ्ट तैयार किया था। कैसे? ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, ये ज्यूरिस्ट हैं, बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उस वक्त सिविल सर्वेंट भी थे ये, और ज्यूरिस्ट भी हैं, लॉ में इनकी बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी पकड़ है। और ये 1940s में इन्होंने काफ़ी देशों का भ्रमण किया, US, UK, कनाडा, सब जगह ये जाते हैं, वहाँ के जजेस, वहाँ के लॉज को पढ़ते हैं, वहाँ का जो रूल ऑफ लॉ है या वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सब स्टडी करते हैं, वहाँ के ज्यूरिस्ट के साथ लंबा डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद उन डिस्कशंस को अपने देश की समस्याओं में, अपने देश की गवर्नेंस सिस्टम में, उनमें से कौन सी चीज़ हमारे देश में लागू की जा सकती है और कितने संशोधन के साथ की जा सकती है, कौन से अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे, या सब, हर देश का अपना अपना सिस्टम है, हमारी अपनी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, ठीक है, उसमें कुछ अलग तरीके के हमें समाधान की ज़रूरत है। कनाडा का अलग सिस्टम है, UK का अलग सिस्टम है, US अलग सिस्टम है, ठीक है, US काफ़ी डेवलप भी है, ठीक है। तो वो सारे ज्यूरिस्ट के साथ डिस्कशंस करते हैं, बहुत अच्छी अपनी जो इनकी जो यात्रा है बहुत अच्छी जाती है, और तभी सारे देशों का मिला करके लगभग एक हमारे संविधान का एक खाचा तैयार होता है। सो बेसिकली इन्होंने जो सबसे पहला ड्राफ्ट होता है वो इन्होंने दिया होता है, इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया। ड्राफ्ट किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशन का। जो आज हमारा संविधान है उसका जो बेसिक ड्राफ्ट है सबसे पहले इन्होंने तैयार करके दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसी ड्राफ्ट पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, क्या अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो उसके सारे मेंबर्स इसी ड्राफ्ट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कौन सी प्रोविजन होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, है ना, वो सब अब इसी ड्राफ्ट में सारी चर्चा होगी। और इसी ड्राफ्ट की डिस्कशन, डिबेट और उसी को प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है। उसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं कौन? डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर उसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है। और वो ड्राफ्टिंग कमेटी इस ड्राफ्ट को जो डॉक्टर BN राव ने दिया है उसी को डिस्कस एंड डिबेट करती है, ठीक है। अब मैं इसके आगे की कहानी आपको बताती हूँ। यस, सो हमने डिस्कस किया कि डॉक्टर BN राव ने एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया, और इसी ड्राफ्ट को ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर इस ड्राफ्ट को डिस्कस, डिबेट और पब्लिक के सामने इसको पेश किया जाएगा। इसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जाएंगे, एंड फाइनली यही विद अमेंडमेंट, यही ड्राफ्ट विद अमेंडमेंट्स will be passed as Constitution of India, ठीक है। सो डॉक्टर BN राव का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये ड्राफ्ट उन्होंने फाइनली, मैंने आपको अभी बताया था कि उन्होंने कई सारे देशों में वहाँ के कानूनों को पढ़ा, वहाँ के ज्यूरिस्ट से डिस्कशन किया, चीज़ों को समझा, और ये सब समझने के बाद उन्होंने अपने देश के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया। और ये ड्राफ्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फरवरी 1948 में सुपुर्द कर दिया, ठीक है। अब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया है। अब इसका काम जो है इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने, डिस्कशन करने और डिबेट करने और अमेंडमेंट प्रपोज करने का काम है ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है। सो ड्राफ्टिंग कमेटी
अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका गठन कब होता है? इन्होंने ड्राफ्ट फरवरी 1948 में, ड्राफ्टिंग कमेटी थोड़ा सा पहले, अगस्त 1947, देश आज़ाद होने के बाद ही, उसके कुछ दिनों बाद ही ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। इसके चेयरमैन होते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हम सब जानते हैं, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये शुरुआत में कभी कहीं कुछ स्टेट के सवालों में मैंने ये देखा है, आपको भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे नहीं थे, कहाँ की सीट से वो आए थे, इस सिलसिले में कुछ सवाल होते हैं। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इनिशियली, शुरुआत में was not a member of Constituent Assembly। क्यों Constituent Assembly? ठीक है, क्योंकि ये जिस सीट से जीते थे वो थी बंगाल में, ठीक है, जैसौर खुलना नाम से एक जगह है, वहाँ से ये जीतते हैं, ठीक है। पर वो चली जाती है पाकिस्तान में, तो कायदे से ये कहाँ के मेंबर होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, एक सेटलमेंट होता है और बॉम्बे असेंबली की सीट को वैकेट किया जाता है। स्पेशली डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में इंक्लूड करने के लिए बॉम्बे असेंबली की सीट को वैकेट किया जाता है, और फिर वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर जीतते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बनते और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, और बाद में हमारे पहले लॉ मिनिस्टर भी, ठीक है। इनिशियली वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, he was a member of constituent assembly, he was a member elected from जैसोर खुलना, बंगाल, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान में चला जाता है आज़ादी के बाद। तो फिर फाइनली इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में इंक्लूड करने के लिए, यहाँ ऊपर बता देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में इंक्लूड करने के लिए बॉम्बे असेंबली की सीट खाली की जाती है, सीट वैकेटेड, एंड देन यहाँ से अंबेडकर जीतते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। बॉम्बे असेंबली और जैसोर खुलना, ये अपने को याद रखना है, ये दोनों जगह से वो जीतते हैं, बट क्योंकि ये जगह पाकिस्तान को चली जाती है तो फिर बाद में बॉम्बे असेंबली से वो आते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी का हिस्सा बनते हैं, उसके चेयरमैन बनते हैं और बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। सो यहाँ तक दो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, डॉक्टर B.N. राव, ठीक है। डॉक्टर B.N. राव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हम कहीं कहीं कुछ किताबों में बस नाम लिखा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, बट उनका रोल कितना अहम था। जब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन पास किया जाता है, जब 26 जनवरी 1950 में व्हेन इट केम इनटू फोर्स, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर खुद कहते हैं कि इस संविधान को इस रूप में लाने का सारा श्रेय मुझे नहीं जाता है, आधा श्रेय डॉक्टर B.N. राव को भी जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने ही जो बेसिक ड्राफ्ट था उन्होंने ही तैयार करके दिया था, ठीक है। सो अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी और मीटिंग्स के बारे में, ठीक है। ये जो पहली मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946, ठीक है। सो पहले सेशन में कुछ मीटिंग्स होती हैं, 3 to 4 मीटिंग्स, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं। ओके, सो लेट मी रेज दिस। यस, सो अब मैं आपको फर्स्ट सेशन के बारे में बताऊंगी। सो फर्स्ट सेशन में जितनी मीटिंग्स होती हैं वो 9 से 23 दिसंबर 1946 के दौरान होती हैं मीटिंग्स। उसमें से 3 मीटिंग्स हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट सिटिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन, सेटअप, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप, ठीक है। 11 दिसंबर 1946, और पहली मीटिंग में आपको बताया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे, तो उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है।
ठीक है। फिर 11 दिसंबर 1946 में इलेक्शन किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became president of Constituent Assembly, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 13 दिसंबर 1946 को क्या, ये पहले ही सेशन की बात हो रही है, यहाँ पे सेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे आज की डेट में बजट सेशन, ठीक है, और ऐसे सेशन होते हैं, वैसे उस वक्त ये फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, ऐसे बहुत सारे सेशंस होते हैं। उन सेशंस के अंदर मीटिंग्स थी, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग। सो ये फर्स्ट सेशन की तीसरी मीटिंग है 13 दिसंबर 1946। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मैं आपको भी बताती हूँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या। इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, अभी पास नहीं किया गया, ये हम ध्यान रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 में ही इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसको हम सीधे सीधे बोल देते हैं साफ तौर पे, ये बेसिकली फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो हम संविधान बनाएंगे ना, उसकी जो कोर फिलॉसफी है, पंडित नेहरू उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे जो अभी हमारे पास जो हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का सोर्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है, ठीक है। जब हम आगे प्रियम्बल पढ़ेंगे तो फिर आपको, जब मैं प्रियम्बल के सारे टर्म्स आपको समझाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि उसमें कौन से टर्म ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे पंडित नेहरू, तो उन्होंने उन टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन किया था, उनका क्या विजन था उन वर्ड्स को लेकर, सॉवरेनिटी को लेकर उनका क्या विजन था। सोशलिज्म कॉन्सेप्ट तो था बट उस वक्त ये वर्ड नहीं था, ये वर्ड तो अमेंडमेंट के साथ आया था। सो वो सारे टर्म्स को, रिपब्लिक को, डेमोक्रेसी को, जस्टिस को, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया था, उनका क्या विजन था। ओके, सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है 13 दिसंबर 1946, एंड 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इस पे चर्चा की जाती है, इस रेजोल्यूशन पे चर्चा की जाती है। और इसके बाद भी अभी ये पास नहीं होता है, ठीक है। क्यों पास नहीं होता है? मुस्लिम लीग की सहमति चाहते थे कि मुस्लिम लीग की भी इसमें सहमति पूरी मिले, इस वजह से इसकी वोटिंग को पोस्टपोन किया गया था, ठीक है। फाइनली इसको पास किया जाता है सेकंड सेशन में, यहाँ पे जगह नहीं है, सेकेंड सेशन में इसको पास किया जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947। अभी आपको ध्यान होगा यहाँ पार्टीशन नहीं हुई है ना अभी प्रॉपरली, तो अभी हम चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग भी सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाए, हमारे साथ आ जाए, सहमति में आ जाए, बट वो आई नहीं। सो फाइनली 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और ये कहलाएगा अपना, ये सेकेंड सेशन में होता है, ठीक है। तो 9 दिसंबर से 22 जनवरी 1947 तक ये 3 डेवलपमेंट होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद ड्राफ्टिंग कमिटी, देखिए इसका जो चरण है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को पास होने के 2-3 चरण है, कायदे से 5 चरण है, ठीक है। सबसे पहले तो वेरियस कमिटीज बनाई गई थी, हाउस कमिटी, यूनियन कमिटी एंड कमिटी ऑन माइनॉरिटीज, ऐसे कमिटीज बनाई गई थी, ठीक है। और सभी लीडर्स को एक एक कमेटी अलॉट की गई थी, और वो कमेटी का काम ये था कि वेरियस इशू पे, जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे वो बनाई गई है, फॉर एग्जांपल यूनियन कमेटी पे जो कमेटी बनी है, उसका काम होगा कि यूनियन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर वो एक रिपोर्ट तैयार करे और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश करे। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज था जो डॉक्टर BN राव द्वारा दिया गया जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे चर्चा हो, ठीक है। फिर उसमें पब्लिक डिस्कशन, डिबेट हो, तीसरा चरण। चौथे चरण में वोटिंग, ठीक है, और भी कुछ और अमेंडमेंट जो उसमें आपको ऐड करने हैं वो। देन फाइनली 5वें में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास कर दिया जाता है, ठीक है। सो ड्राफ्टिंग कमिटी,
इसको हिंदी में पांडुलेखन कमेटी भी कहते हैं, भी नहीं, पांडुलेखन कमेटी ही कहा जाता है, पांडुलेखन समिति, ठीक है। इसके चेयरमैन है डॉक्टर अंबेडकर, अगेन एंड अगेन। डॉक्टर अंबेडकर प्लस 6 मेंबर्स, सो टोटल कितने हुए? 7 लोग हुए ड्राफ्टिंग कमेटी में, 6 मेंबर्स। पहले हैं के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी.एम. कृष्णामाचारी, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अय्यनगर एंड माधव राव। गोपाल स्वामी अय्यनगर एंड एन माधव राव। पहले अपने डॉक्टर अंबेडकर, दूसरे मुंशी जी, तीसरे मोहम्मद सादुल्लाह, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी एंड माधव राव। 7 मेंबर्स हो गए, ठीक है। सो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब होता है? अगस्त 1947। फाइनली ये ड्राफ्टिंग कमेटी उन सारे चरण जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, उन सारे चरणों से जाने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पास कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड। अब 26 नवंबर आने भी वाला है, सॉरी यहाँ पे 29 लिख गया गलती से, 26 नवंबर आने ही वाला है, संविधान दिवस हम मनाते हैं उस पर, ठीक है। 26 जनवरी 1949, अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी, हमने मेंबर्स के बारे में बात की। और yes, and then 26 जनवरी 1949 and finally it came into force. It came into force on ड्राफ्टिंग कमेटी ने सारे चरणों से जाने के बाद फाइनली 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास हो गया। ओके, अब 1949 को पास हो गया, लेकिन इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब इसके पहले भी जो हमारा लास्ट जो मीटिंग है ना, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैपेंस ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24th जनवरी 1950, ठीक है। ये लास्ट मीटिंग होती है और इस मीटिंग में संविधान के 395 आर्टिकल्स, अनुच्छेद 12 शेड्यूल्स, नो इट्स 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स, ठीक है। 24 जनवरी 1950 आखिरी मीटिंग के दौरान एंड फाइनली ये पास हो जाता है एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। अच्छा, 26 जनवरी की डेट क्यों 26 जनवरी ही क्यों? एक्चुअली उस वक्त कुछ तय होता है, कुछ कारणों से ये तय किया जाता है कि जनवरी का जो 3rd संडे होगा ना, उस दिन हम इसको इट विल केम इनटू फोर्स ऑन 3rd संडे। सो 26 जनवरी को तीसरा संडे पड़ता है, तो इस वजह से 26 जनवरी 1950 को इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। अब ये हो गया। एक फैक्ट है, वो ये है कि 22 जुलाई 1947, थोड़ा हम पीछे चले गए हैं, ठीक है। 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है। नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड
22nd July 1947 national flag was adopted with tricolor and a chakra with 24 spokes. ओके सो ये फैक्ट्स सारे हमने डिस्कस कर लिए. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम भी हो गया है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं यही पहला इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाते हैं, क्योंकि 1950 में आता है ना, 1950. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी होती है, तो उस वक्त से इस वक्त तक 1950 तक जो पहला इंटरिम गवर्नमेंट होता है यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य होंगे. ओके सो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहला सेशन जब हो रहा था तो पंडित नेहरू जो इसका विजन बताते हैं, तो उनका कहना था कि इस असेंबली का, इस संविधान सभा का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि इस देश को आज़ादी देनी है एक संविधान के साथ. वो संविधान जो हम स्वयं बनाएंगे, वो संविधान जो हमारे देश के लोगों का, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए, आज के हिसाब से नहीं, आज तो हम काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन उस वक्त सब जितनी भी हमारे देश की जनता थी, सबने पूरी लड़ाई में पूरा सहयोग दिया था. गांधी जी के पीछे भीड़ चलती थी, है ना. सो उनका ये कहना था अब सब जा रहे हैं और हम अपने देश को, उस देश को जिसने इतनी लंबे से समय से लड़ाई लड़ी है, एक संविधान देंगे आज़ादी के साथ. इसलिए हम पोस्टपोन नहीं करेंगे. ये कई सारी उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही थी जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पोस्टपोन करने का भी मुद्दा चल रहा था. तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम पोस्टपोन नहीं करेंगे, इस संविधान को इसी संविधान सभा के साथ ही लेके आएंगे, आज़ादी के साथ लेके आएंगे. हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस वक्त समस्याएं बहुत सारी थी. जो उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य है to feed the starved, to clothe the naked masses, and to rectify all the turmoil, all the political turmoil. जितनी भी उस वक्त जो राइट्स चल रहे थे, जितने भी उस वक्त काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे, हम सब जानते हैं. आज भी मूवीज़ में उन चीज़ों को दिखाया जाता है और कितनी सेंसिटिविटी के साथ दिखाया जाता है. तो पंडित नेहरू का कहना था ये सब हमारे मुद्दे हैं और इनको हम इसी संविधान सभा में पूरी समझदारी, पूरी संयमितता के साथ इस चीज़ को लेके आएंगे. और वो हुआ भी, सक्सेसफुल हुआ, और हमारा संविधान बहुत ही मजबूत, बहुत पुख्ता बना है और अभी तक चल रहा है. वी आर गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड विल कम नेक्स्ट वीडियो with new topic, probably preamble. Thank you.